नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी भाई क्लास नंबर 18। इससे पहले हम लोग 17 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 1 की, और यूनिट 1 की ये आपकी 18वीं क्लास है। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका क्या, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत में भी हमने इससे पहले जो है इनके इस यूनिट में जितने भी टॉपिक दिए थे, जितने भी टॉपिक आपके दिए गए थे वे सारे के सारे पूरे कर लिए हैं। अभी लास्ट जो टॉपिक दिया गया था इसमें स्रोतों की व्याख्या और आलोचना के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी भी इससे पहले 2 क्लासें आ चुकी हैं, ये आज की आपकी इसकी तीसरी ही क्लास रहेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर क्लास नंबर 18 है। ठीक है, और इस टॉपिक की आपकी तीसरी क्लास है। एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखे थे और 25 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे भाई, इतिहासकार का कर्तव्य है कि। तो आप लोगों को ये बताना कि भाई इतिहासकार का जो कर्तव्य है वो क्या होता है। केवल धार्मिक स्रोत पढ़ना, देखिए इतिहासकार का आपका कर्तव्य केवल धार्मिक स्रोत पढ़ना नहीं होगा। उसका कर्तव्य होगा सभी स्रोत या सभी प्रकार के तथ्यों को पढ़ना। केवल राज्य के दस्तावेज स्वीकारना, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। सभी स्रोतों की आलोचनात्मक विवेचना करना, ये हो सकता है। मौखिक परंपराओं को नकारना, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 26। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो इतिहासकार का जो कर्तव्य होगा वो होगा सभी स्रोतों की आलोचनात्मक विवेचना करना, ताकि सही प्रकार से या सटीक प्रकार से उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके या उस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। आलोचनात्मक अध्ययन में मुख्य बाधा क्या हो सकती है? आलोचनात्मक अध्ययन में मुख्य बाधा क्या हो सकती है? ऑप्शन ए में आपका जो दिया गया है वो है स्रोतों की बहुतायत है जी। आलोचनात्मक अध्ययन में मुख्य बाधा होगी, अगर स्रोत ज्यादा है तो क्या बाधा होगी? जी नहीं, बाधा नहीं होगी। स्रोतों की अनुपलब्धता हो सकती है, स्रोतों की लिपि नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है वैसे। ठीक है, हो भी सकती है। ठीक है, स्रोतों की लिपि भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा है अनुपलब्धता, यानी कि स्रोत है ही नहीं। ठीक है, या फिर स्रोतों की सुंदरता। ठीक है, देखो सुंदरता तो नहीं होगी बाधा, बहुतायत भी बाधा नहीं होगी। ठीक, और लिपि लिपि का कई बार हो जाता है कि भाई किसी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, तो एक प्रकार से बाधा है, लेकिन मुख्य बाधा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, लेकिन अगर स्रोत है ही नहीं, अनुपलब्ध है, ठीक है, तो फिर तो मुख्य बाधा होगी। अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप कहां से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे, बताओ। ठीक है, तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन सबसे अच्छा होगा इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तटस्थता का अर्थ। तटस्थता का मतलब है किसी चीज पर रुकना, ठहरना, उसका समर्थन करना। ठीक है, उसके बारे में निष्पक्ष रूप से अपना जो है अवलोकन करना, दृष्टिकोण देना। ठीक है, तो तटस्थता का अर्थ बताया गया ए में आपका धार्मिक होना। धार्मिक होना तो नहीं है, किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, सभी पक्षों का समर्थन करना हो सकता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना बिल्कुल सही है, किसी को दोषी ठहराना भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आलोचना में पक्षपात किसे कहा जाता है? एक ही पक्ष की प्रशंसा करना, ये भी पक्षपात हो सकता है। निष्पक्ष अध्ययन करना नहीं होगा। व्यवसायिक विवेचना या तकनीकी विवरण, आपका देखिए इसमें जो आंसर रहेगा भाई, आलोचना में पक्षपात किसे कहा जाए, पक्षपात पूछ रहा है, तो पक्षपात में निष्पक्ष अध्ययन तो होगा नहीं, व्यवसायिक विवेचना भी नहीं होगा और ना ही तकनीकी विवरण। एक ही पक्ष की प्रशंसा करना आपका पक्षपात माना जाएगा, क्योंकि वो केवल एक ही पक्ष को लेकर उसकी बार बार प्रशंसा कर रहा है, तो वो आ जाएगा पक्षपात में भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी स्रोत का उद्देश्य जानने में क्या सहायक होता है? बताओ भाई, किसी भी स्रोत का उद्देश्य जानने में क्या सहायक होता है? क्या लेखक की जाति से स्रोत के उद्देश्य के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, ना ही उसके धर्म से पता लगेगा, ना ही उसकी भाषा से पता लगेगा, और ना ही स्रोत की लंबाई से पता लगेगा। लेखक का परिचय और संदर्भ उसमें जो दिया गया है, मान लो आपको किसी स्रोत का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करनी, तो लेखक ने अपना परिचय दिया है। लेखक का परिचय यानी कि उस टॉपिक के बारे में जो परिचय दिया गया है। इसके अलावा संदर्भ, ठीक है, कि भाई कौन सी चीजें मैंने कहां से ली हैं। संदर्भ शैली आपने देखा होगा, जब आप लोग जो है पीएचडी करने के लिए एक अपना जो है प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के सामने, तो उसमें आपका संदर्भ शैली होता है कि आपने कौन सा टॉपिक कहां से लिया है, किस बुक से लिया है, कौन से पेज से लिया है, या गूगल से लिया है, नेट से लिया है, कहां से लेकर आए हैं, एआई से लिया है, तो कहां जहां से भी आपने लिया है उसके बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं संदर्भ भाई। ठीक है, तो सी आ जाएगा आपका इसमें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा 6ठा नंबर, और वैसे 31। इतिहास लेखन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है? इतिहास लेखन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि लेखक इसमें अपने दिमाग की, अपनी सोच, अपनी उपज के माध्यम से कुछ जो है बताने का प्रयास करता है। वह गणना करता है, जी नहीं। वह तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। वह केवल प्रयोगशाला में होता है, जी नहीं।
उसमें सूत्र होते हैं, सूत्र भी नहीं होंगे। ये आपका क्या होगा, तर्क पर होगा, लॉजिक पर होगा, और उसमें प्रमाण भी उपस्थित किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, तो प्रमाणित होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौखिक स्रोतों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वे आकर्षक होते हैं? जी नहीं। वे संगीत में होंगे? नहीं। वे स्मृति पर आधारित यानी याददाश्त पर आधारित होते हैं? बिल्कुल सही। मौखिक जो होते हैं वे केवल बोलकर याददाश्त के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं, तो उनको कहा जाएगा आपका वे स्मृति यानी कि याददाश्त पर आधारित होते हैं, याददाश्त पर आधारित होते हैं, धार्मिक नहीं। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार किस विधि से स्रोत की सत्यता की जांच करता है? बताओ, इतिहासकार जो है वो कौन सी विधि के माध्यम से स्रोत की सत्यता की जांच करता है? क्या धार्मिक पूजा करता है, वैज्ञानिक प्रयोग, स्रोत की आलोचना, या फिर जनमत संग्रह? देखो, जनमत संग्रह तो नहीं कराएगा, और ना ही वो धार्मिक पूजा करेगा, ठीक है, और ना ही उसमें वैज्ञानिक प्रयोग अपनाया जाएगा, तो आलोचना की जाएगी उसके लिए, तभी जाकर उसकी सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी शासक की प्रशस्ति में रचा गया ग्रंथ आमतौर पर कैसा होगा? मान लो किसी राजा के दरबार में कोई आपका लेखक है, कवि है, और वो अपने शासक की प्रशंसा में क्या लिखेगा? तो वो अपने शासक की प्रशंसा में क्या करेगा कि उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करेगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा। तो कुल मिलाकर धार्मिक तो नहीं होता, और ना ही निष्पक्ष होगा। देखो, निष्पक्ष तो हो नहीं सकता, और ना ही धार्मिक होगा, राजनीतिक प्रचार हेतु होता है, ये सही रहेगा, दार्शनिक नहीं होगा। तो कैसा होगा? राजनीतिक प्रचार हेतु होता है, यानी कि अपने राजा की प्रशंसा में, अपने राजा का प्रचार प्रसार करने के लिए उसका मेन उद्देश्य इसमें माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आज का 10वां क्वेश्चन, स्रोतों की तुलना से क्या लाभ होता है? स्रोतों की तुलना से बताओ क्या लाभ होगा? समय की बचत होगी, या भाषाई ज्ञान होता है, या फिर ऐतिहासिक सत्यता की पुष्टि होती है, या फिर कविता रचना? देखो, अगर आप एक स्रोत की दूसरे स्रोत से तुलना करोगे, ठीक है, आलोचना करोगे, तो उससे क्या होगा कि इतिहास के बारे में, सच्चाई के बारे में पड़ता हमको लगता है, तो ऐतिहासिक सत्यता की पुष्टि उसमें हमको देखने को मिलेगी। क्या होगा भाई? ऐतिहासिक सत्यता की पुष्टि हो जाती है उससे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में स्रोतों की आलोचना कब की जाती है? घटनाओं के बाद, घटनाओं से पहले, या स्रोत एकत्र करने के बाद, या शोध पत्र के प्रकाशन से पहले? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना, ठीक है। चलो जी, बताओ फटाफट। चलो भाई, बताया किसी ने? किसी ने नहीं बताया, ठीक है। इतिहास लेखन में स्रोतों की आलोचना कब की जाती है? देखो, स्रोतों की आलोचना घटनाओं के बाद नहीं की जाएगी, और ना ही घटना से पहले की जाएगी, तो दोनों शुरुआत के तो होंगे आपके गलत, ना तो घटना के बाद और ना ही घटना से पहले। शोध पत्र के प्रकाशन से पहले भी नहीं की जाएगी, ये की जाएगी स्रोत एकत्र करने के बाद। जब स्रोत आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आप उसकी आलोचना कर सकते हो, उससे पहले नहीं करोगे, ठीक है। तो सी आ जाएगा भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा दृष्टिकोण ऐतिहासिक आलोचना के लिए सबसे उपयुक्त है जी? भावात्मक, धार्मिक, या वैज्ञानिक, और तर्कशील, या फिर प्रचारक? प्रचारक। कौन सा दृष्टिकोण ऐतिहासिक आलोचना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा भैया? जिसमें वैज्ञानिकता होगी, तर्क होगा, तर्कशील होगा, उसी को माना जाएगा जी, ठीक है। तो ए लो जी, सी आ जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38, राजकीय दस्तावेज किस दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं? राजकीय दस्तावेज जो हैं वो शासन या प्रशासन के संचालन हेतु उनका जो है रचना की जाती है उनकी, ठीक है, प्रशासन को ध्यान में रखकर। तो जन कल्याण के लिए नहीं होगा, प्रचार के लिए नहीं होगा, शासन प्रशासन हेतु और शिक्षा हेतु। तो आंसर आ जाएगा भैया सी, शिक्षा हेतु नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा शासन प्रचार प्रशासन हेतु, शासन प्रशासन हेतु, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, ताम्र पत्रों की आलोचना में क्या देखा जाता है? ताम्र पत्र जो हैं उनमें चित्र देखे जाते हैं, या लिपि, भाषा और तिथि देखी जाती है, धातु की शुद्धता और लेखक की उम्र? देखिए भाई, ताम्र पत्र जो हैं उनकी अगर आलोचना करनी है, उनसे आपको सत्यता प्राप्त करनी है, तो उसमें क्या देखोगे? एक तो उसकी तिथि देखोगे, ठीक है, भाषा देखोगे, ठीक है, और लिपि देखोगे, कौन सी लिपि है, भाषा है, और तिथि है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर किस राजा के बारे में लिखा है और क्या लिखा है, ये भी आ सकता है उसमें। तो चित्र नहीं देखोगे, शुद्धता नहीं आएगी, उम्र नहीं आएगी, ठीक है। तो कौन सा हो गया? बी, बी ऑप्शन आ जाएगा भाई। आज का 40वां क्वेश्चन, यानी कि आज का कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है वैसे। किसी ग्रंथ में अतिरंजना दर्शाती है कि वह अत्यंत तर्कसंगत है, प्रचारात्मक है, वैज्ञानिक है, या निष्पक्ष है? ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो भैया, अगर किसी भी
ग्रंथ में अति रंजना का मतलब है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास किया गया है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई। तो उसमें क्या किया गया, उसमें अत्यंत तर्क संगत नहीं है वो, उसमें प्रचार प्रसार किया गया बहुत ज्यादा। उसमें ना तो वैज्ञानिक है, ना निष्पक्ष है, और ना ही तर्क संगत है वो। उसमें क्या हुआ कि प्रचार प्रसार किया गया अपने धर्म के बारे में, अपने राजा के बारे में, या अपने बारे में जो लिखा गया है। तो कुल मिलाकर इसमें रहेगा प्रचारात्मक आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। किसी स्रोत की भाषा का अध्ययन किस लिए किया जाता है? उसकी सुंदरता देखने के लिए, उसकी लोकप्रियता समझने के लिए, उसकी कलावधि क्षेत्र तय करने के लिए, या लेखक का मनोरंजन समझने के लिए। देखो, किसी भी स्रोत की भाषा का अध्ययन अगर आपको करना है, भाषा का अध्ययन करोगे आप तब जाकर जो ना उस स्रोत को पढ़ पाओगे, ठीक है। तो उसकी सुंदरता देखने के लिए तो नहीं करोगे, ना ही उसको लोकप्रियता को समझने के लिए करोगे, और ना ही लेखक के मनोरंजन समझने के लिए करोगे। इसमें करोगे आप उसकी कलावधि और क्षेत्र तय करने के लिए, ठीक है। तो सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्रोतों की आलोचना की प्रक्रिया में कौन सा चरण अंतिम होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, स्रोतों की आलोचना की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे अंतिम होता है, ये आपको इसमें बताना। ए में दिया गया भाषा विश्लेषण, बी में दिया गया आपका क्या, बी में दिया गया आपका तिथि निर्धारण, सी में है तुलनात्मक विवेचना, और डी में है लिपि अध्ययन। देखिए भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुलना करना। तुलनात्मक विवेचन अंतिम रूप से जो है, जो अंतिम चरण जो होगा, वो स्रोतों की एक दूसरे से तुलना की जाएगी, एक दूसरे से तुलना की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका क्या, किस प्रकार का स्रोत सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है? सबसे अधिक विश्वसनीय जो है किस प्रकार का स्रोत माना जाएगा, बताओ भाई। कविताओं को नहीं माना जाएगा, आत्मकथाओं को नहीं माना जाएगा, प्रशस्तियों को नहीं माना जाएगा, तो शिलालेखों को माना जाएगा। निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से आ जाएगा भाई शिलालेख, क्योंकि शिलालेख में जो है कम पक्षपात किया जाता है, जबकि प्रशस्ति में सबसे ज्यादा होगा। कविताओं में भी कर सकते हैं और आत्मकथा में तो होगा ही, ठीक है, अपने बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा जी, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। और यात्रा वृतांत की आलोचना में क्या देखा जाता है? लेखक का धर्म? जी नहीं, लेखक का धर्म नहीं देखा जाएगा। लेखक की नियत देखी जाएगी, लेखक का दृष्टिकोण देखा जाएगा, लेखक का खाना नहीं देखेंगे, और ना ही लेखक की जाति देखेंगे। तो जाति से कोई संबंध नहीं है, खाने से कोई संबंध नहीं है, और ना ही उसके धर्म से कोई संबंध है। तो संबंध रहेगा उसकी नियत से, उसकी सोच कैसी थी, विचारधारा कैसी थी, दृष्टिकोण कैसा था उसका, इसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 45, आज का 20वां क्वेश्चन। आलोचनात्मक अध्ययन का मूल आधार क्या है? आलोचनात्मक का मूल अध्ययन क्या होगा? विश्वास होगा, या फिर आपका श्रद्धा होगा, या कल्पना, या फिर आपका तुलना और परीक्षण। देखो, सबसे बेस्ट जो आंसर रहेगा तुलना और परीक्षण रहेगा जी। आलोचनात्मक अध्ययन का मूल जो आधार रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका क्या, तुलना करना। तुलनात्मक अध्ययन करना ही सबसे बेस्ट आंसर इसमें रहेगा, तुलना और परीक्षण। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21, और ये आपका सीरीज का रहेगा 46। यदि कोई स्रोत केवल राजा की उपलब्धियां बताता है तो वह एक तरफा होगा भाई साहब, धार्मिक या निष्पक्ष नहीं हो सकता, वह आलोचना से मुक्त नहीं होगा, वो आपका कैसा होगा, वो एक तरफा माना जाएगा, उसको एक तरफा माना जाएगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वह, एक मिनट, सी रहेगा भाई, वह निष्पक्ष नहीं होगा, वह एक तरफा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऐतिहासिक तथ्य किससे बनते हैं? ऐतिहासिक तथ्य जो हैं, ऐतिहासिक स्रोत जो हैं, वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं जांच करने के बाद, पुष्टि होने के बाद। तो कल्पना करने से नहीं बनेंगे, लोक कथाओं से नहीं बनेंगे, और न ही कविता से बनेंगे। स्रोतों की जांच और पुष्टि करने के बाद ही वे तथ्य जो है ऐतिहासिक बनते हैं, या निष्पक्ष या विश्वसनीय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्रोतों का समन्वय क्यों आवश्यक है? सेकंड लास्ट नहीं है, इसके बाद रहेगा सेकंड लास्ट, ठीक है। स्रोतों का समन्वय क्यों आवश्यक है? इतिहास को रोचक बनाने के लिए? जी नहीं। शोधकर्ता को प्रसिद्ध बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। पूर्ण और संतुलित समझ पाने के लिए हो सकता है, समय बचाने के लिए भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर इसमें सही होगा कौन सा भाई? सी। इतिहास को रोचक बनाने के लिए नहीं रहेगा, और प्रसिद्ध बनाने के लिए भी नहीं होगा शोधकर्ता को, ये होगा पूर्ण और संतुलित समझ पाने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब रहेगा आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये सीरीज भी आपकी समाप्त होने, सॉरी, ये यूनिट भी आपकी समाप्त होने के कगार पर है। बस इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। इस क्लास के साथ ही ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी भाई। यूनिट 1 लगभग 18 क्लासेस में मैंने आप लोगों को दी है, बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 49वां क्वेश्चन, और आज का 24वां क्वेश्चन। आलोचना के बिना इतिहास कैसा होगा?
आलोचना के बिना इतिहास ना तो उपयोगी होगा, ना ही सत्यनिष्ठ होगा और ना ही वैज्ञानिक होगा। कैसा होगा? पक्षपाती होगा, है जी, पक्षपाती हो जाएगा भाई फिर तो, जब आलोचना नहीं की जाएगी तो एक ही पक्ष की बात सुन ली जाएगी बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। इतिहासकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? इतिहासकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? बताओ भाई फटाफट, आप इसको बताने का प्रयास करो। ठीक है, ग्रंथ को पढ़ना है, भाषा सीखना है, या फिर स्रोतों की निष्पक्ष आलोचना करना है, या फिर शासकों की प्रशंसा करना। देखिए, इतिहासकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, उसका जो इतिहास लिख रहा है वो निष्पक्ष लिखा जाए और निष्पक्ष आलोचना करनी चाहिए, यानी कि स्रोतों की निष्पक्ष आलोचना करना ही उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। भाषा सीखना नहीं है, ग्रंथ पढ़ना नहीं है, और ना ही शासक की प्रशंसा करना। ठीक है जी, तो सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये थे भाई आपके आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है 18वीं क्लास में, ये यूनिट आपकी पूरी हुई है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जो है बताया था कि भाई ये आपकी यूनिट जो है मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और उसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी तरह से प्रत्येक यूनिट डिटेल से आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। यूनिट नंबर 2 जो चलेगी, इसमें लगभग आपकी 40 के क्लास, 40 से 45 क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राचीन भारत इसमें कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हो, ठीक है, तो उन सब के लिए क्लासें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैसे टीजीटी, पीजीटी और आपका यूजीसी नेट के लिए तो सबसे ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इतिहास से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। नमस्कार।